दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इसमें हम भारत की जलवायु तथा प्रमुख मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम भारत के जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं जलवायु या क्लाइमेट किसे कहते हैं। दोस्तों किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की जो कुल स्थिति होती है उसे उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। और भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी स्थान विशेष पर थोड़े समय की या एक दिन अथवा एक सप्ताह वायुमंडल की स्थिति को वहाँ का मौसम कहते हैं। तो मौसम जो है ये अल्पकालिक दशा है, जबकि किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की जो कुल स्थिति होती है उसे उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में आरंभ की गई थी। याद रखिएगा, भारत में जो मौसम संबंधी सेवा है 1875 में शुरू की गई थी। और प्रारंभ में मौसम विभाग का मुख्यालय कलकत्ता में था, जिसे पहले शिमला, फिर पुणे और अंततः नई दिल्ली में लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र नई दिल्ली से प्रकाशित होते हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो इसमें आप जान लीजिए कि अक्षांशीय स्थिति, उच्चावच, मानसूनी पवनें, समुद्र से दूरी, ये सभी भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। दक्षिण भारत की भूमध्य रेखा से अधिक निकट होने के कारण वहाँ वर्ष भर गर्म जलवायु पाई जाती है। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत जो है वो भूमध्य रेखा से निकट है, जिसके कारण वर्ष भर यहाँ गर्म जलवायु पाई जाती है। और उत्तरी भारत कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण शीत ऋतु में ठंडा और ग्रीष्म ऋतु में गर्म रहता है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं या अति ठंडी हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं। नहीं तो अगर उत्तर में हिमालय पर्वत नहीं होता तो हमारे यहाँ बहुत अधिक ठंडक पड़ती। दोस्तों देखिए कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हो जाती है। और यही कारण है कि एक ही अक्षांश में स्थित होने पर भी पर्वतीय और मैदानी भागों के ताप में अंतर होता है। हिमालय मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करता है, जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है। और ग्रीष्मकालीन मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून और शरद और शीतकालीन मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए, एक महत्वपूर्ण अंतर है समुद्र के निकट और मैदानी भागों की जलवायु में। तो देखिए, जो क्षेत्र समुद्र के निकट होते हैं वहाँ सम जलवायु होती है। सम जलवायु का मतलब ये है कि वहाँ न तो अत्यधिक ठंडी पड़ती है और न अत्यधिक गर्मी पड़ती है। लेकिन जो क्षेत्र समुद्र से दूर होते हैं वहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर देखिए, मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतुएं चक्रवत पाई जाती हैं। शीत ऋतु 16 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक और शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक जो है ये भारत में पाई जाती है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में देखा जाए तो उत्तरी भारत के मैदानों में जो शीत ऋतु होती है वहाँ पे वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और तमिलनाडु के तटों पर शरद और शीतकाल में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। और असम और पश्चिमी बंगाल राज्यों में ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। जो तीव्र आर्द्र हवाएं हैं इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों तीव्र ठंडी हवाओं को बंगाल में काल बैशाखी और पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक और दक्षिणी भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है।
काफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होने के कारण इसे काफ़ी सावर या कॉफ़ी वर्षा भी कहा जाता है। और केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत या केरल में मैंगो शावर या आम्र वर्षा भी कहते हैं। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर दक्षिणी भारत में शुष्क भागों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है और ये मई जून के महीने में ये गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक तो अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून जो है ये सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में आता है और केरल राज्य में ये मानसून पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है और इसे मानसून बर्स्ट या मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। केरल से होता हुआ मानसून जो है ये 10 जून तक मुंबई होते हुए 15 जुलाई तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा है, ये गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर जो कि मेघालय में है यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा लाती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मासिन राम मेघालय में जो दुनिया का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। मासिन राम से पहले चेरापूंजी जो कि मेघालय में ही स्थित है, ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 9.2 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है और पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। शरद ऋतु को मानसून का प्रत्यावर्तन या रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। लौटते हुए मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। शरद ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में अधिक क्षति पहुंचती है। और आप जान लीजिए कि जो ये चक्रवात हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में गुजरात में बहुत अधिक क्षति पहुंचती है इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। जलवायु के बाद आइए भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के धरातल पर मिट्टी यानी मृदा असंगठित पदार्थों की एक परत है जो अपक्षय और विघटन के कारकों के माध्यम से चट्टानों और जैव पदार्थों से बनी है। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। और देखिए, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया है? 1953 में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण लगाने के लिए किया गया। राजस्थान के जोधपुर में मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CAZRI की स्थापना की गई है। उच्चावच और जलवायु संबंधी दशाओं में विविधताओं के कारण भारत की मिट्टियों में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कुल 8 वर्गों में विभाजित किया है। ये देखिए, जलोढ़ मिट्टी सबसे पहला वर्गीकरण जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भाग में पाई जाती है। ये मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर।
बांगर, तो आप जान लीजिए बांगर जो है ये पुराने जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को, और खादर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। बांगर मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसमें कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, और बांगर मिट्टी में लवड़ी और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव होता है। और बांगर मिट्टी खादर से कम उपजाऊ होती है, फलतः इसे नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। खादर मिट्टी दोस्तों ये नवीन जलोढ़ मृदा है और ये प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, साथ ही ये सदैव उर्वर बनी रहती है। धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि जलोढ़ मिट्टी की फसलें हैं। दूसरा प्रकार मिट्टियों का काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी को अन्य नामों जैसे रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और ट्रॉपिकल चेरनोजिम भी कहा जाता है। तो ये काली मिट्टी के नाम हैं। दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से होता है। भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कुछ भागों, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में जल धारण की बहुत अधिक क्षमता यानी तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। काली मिट्टी में लोहा, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, चूना और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। काली मिट्टी भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आंकुचित और दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। और दोस्तों जान लीजिए कि काली मिट्टी का जो काला रंग होता है टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। मिट्टी का तीसरा प्रकार देखते हैं लाल मिट्टी। दोस्तों लाल मिट्टी का निर्माण जलवायुविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है और लाल मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और छोटा नागपुर प्रदेश में पाई जाती है। लोहे के ऑक्साइड, दोस्तों लोहे के ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। और लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ऊंचे स्थानों पर लाल मिट्टी में बाजरा की खेती उपयुक्त है, जबकि निम्न स्थानों पर इस मिट्टी में चावल, रागी, तंबाकू, मूंगफली, आलू और सब्जियों की खेती की जाती है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में भी पाई जाती है। चौथा मिट्टी का प्रकार भारत का लैटराइट मिट्टी है। दोस्तों लैटराइट मिट्टी जो है इसका निर्माण अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शैलों के टूट फूट, चूना और सिलिका के निक्षालन से होता है। लैटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। लैटराइट मिट्टी केरल, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय और पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है। दोस्तों लैटराइट मिट्टी को गहरी लाल लैटराइट, सफ़ेद लैटराइट और भूजली लैटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लैटराइट मिट्टी जो होती है ये कुछ फसलों जैसे कोकोआ, काजू, चाय और इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। गहरी लाल लैटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। पांचवा वर्गीकरण फॉरेस्ट सॉइल या वनीय मिट्टी है। दोस्तों पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। वनीय मिट्टी में जीवांश और ह्यूमस की कमी होती है, इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है और वनीय मिट्टी बागवानी फसलों, चाय, कहवा, मसाले और फलों आदि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। मृदा का छठवां प्रकार मरुस्थली मिट्टी या डेजर्ट सॉइल है। दोस्तों मरुस्थली मिट्टी वास्तव में बलुई मिट्टी है जिसमें फास्फोरस सामान्य मात्रा में होता है। मरुस्थली मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है और मरुस्थली मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। इसके अलावा सातवां प्रकार है लवणीय और क्षारीय मिट्टी यानी सेलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल। दोस्तों ये मिट्टियाँ रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से भी जानी जाती हैं। क्षारीय मिट्टी का विकास ऐसे क्षेत्रों में हुआ है जहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव है और क्षारीय मिट्टियों में सोडियम क्लोराइड और लवणीय मिट्टी में मुक्त सोडियम की अधिकता होती है।
मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। 8वां प्रकार गीली और दलदली मिट्टी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। गीली मिट्टी का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। गीली मिट्टी में घुलनशील लवण की मात्रा पर्याप्त होती है और गीली मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। गीली मिट्टी धान की फसल के लिए उत्तम होती है और दलदली मिट्टी का निर्माण जल जमाव वाले क्षेत्रों में निक्षेप की दशा में होता है। दोस्तों, दलदली मिट्टी में जैविक तत्वों की अधिकता होती है और दलदली मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है, यानी इसमें कोई विशेष फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इसमें आपने भारत की जलवायु और प्रमुख मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ भारत के भूगोल खंड के सामान्य अध्ययन के लिए अन्य राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।